हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 4 एवोल्यूशन। इस चैप्टर में 3 टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, सेकंड वन इज़ द स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एनिमल एंड द थर्ड वन इज़ एप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सो नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, यहाँ आपको समझाया गया है कि एवोल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है। द वर्ड एवोल्यूशन इज जनरली अंडरस्टूड टू मीन ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस चेंज। एवोल्यूशन इन द प्लांट एंड एनिमल वर्ल्ड कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग मैनर। हम आते हैं उस मैनर पे। तो एवोल्यूशन जो वर्ड है उसका नॉर्मली मतलब होता है कि ग्रेजुअल चेंज होना और कंटिन्यूस चेंज होना, मतलब धीरे धीरे एक कंटिन्यूस रूटीन में चेंज होते जाना, मतलब रोज़ चेंज हो रहा है, रोज़ कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, या एक फिक्स कुछ टाइम पीरियड है उसमें कुछ चेंजेस आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, और ये जो चेंजेस हैं ये कंटिन्यूस है, ये रुक नहीं रहे हैं। अब इवोल्यूशन जो है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स में हुआ है और उसे किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है हम देखते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ सर्वाइवल by adapting to environmental changes, certain internal physical changes occur in some animals of a species. अब ये जो प्रोसेस चल रहा था एडाप्टेशन का, एडाप्टेशन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमेशा चेंज होते रहता है, हमेशा उसमें बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं एंड उस हिसाब से हमारी बॉडी में भी चेंजेस आते रहते हैं। और अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में फ़िज़िकल चेंज नहीं आएगा एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो वो जी नहीं पाएगा, वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, और इस कारण से हमारी जो बॉडी है उसे धीरे धीरे आदत हो जानी चाहिए कि हम ज़्यादा गर्मी सह सके। तो ऐसे एनिमल सपोज़ जो ज़्यादा गर्मी नहीं सह पाएंगे, वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी और वो ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे करके। उनका जो पूरा हम कहते हैं जितने भी इस तरीके के एनिमल्स हैं जो ज़्यादा गर्मी नहीं सह सकते वो ख़त्म हो जाएंगे। तो यही होता है कि एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से हमारी बॉडी में भी फिज़िकल चेंजेस आते हैं विथ टाइम। Over a period of time, these internal changes become inherited characteristics seen in all following generations. और धीरे धीरे एक समय के बाद क्या होता है कि ये जो फिज़िकल चेंजेस बॉडी के अंदर आते जाते हैं ये हर जनरेशन में आते जाते हैं। ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन हमारी बॉडी में आते जाते हैं और बॉडी चेंज होती जाती है। दस अ न्यू स्पीशीज़ विथ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल मे बी क्रिएटेड। और इसी कारण से ज़रूरी नहीं है कि जो पेरेंट हो उनकी जैसी बॉडी हो वैसे ही उनके यंग वन की बॉडी हो। तो हमेशा जो ओरिजिनल स्पीशीज़ होता है उसका जो यंग वन होता है या उसकी जो न्यू स्पीशीज़ होती है उसमें कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उस ओरिजिनल स्पीशीज़ से। सच अ स्पीशीज़ इज़ यूजुअली मोर इवॉल्व्ड देन द ओरिजिनल वन। समटाइम्स द ओरिजिनल स्पीशीज़ डाइज आउट और becomes extinct. Sometimes more than one species evolve from the original one. तो जो ओरिजिनल वन होता है, मतलब ओरिजिनल स्पीशीज़ होती है, उससे जो न्यू स्पीशीज़ होती है वो ज़्यादा इवॉल्व्ड होती है, उसमें ज़्यादा चेंजेस आते हैं, उसकी बॉडी ऐसी होती है कि अब चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से वो बॉडी भी अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि जो ओरिजिनल स्पीशीज़ होती है वो धीरे धीरे वो लोग मरते जाते हैं और एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाते हैं। और इससे क्या होता है कि वो लोग तो ख़त्म हो गए, वो इसलिए ख़त्म हो गए क्योंकि उनकी जो बॉडी थी उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं आए और एनवायरनमेंट में चेंजेस आए तो वो एडजस्ट नहीं कर पाए। लेकिन जो न्यू स्पीशीज़ फॉर्म हुई है उसकी बॉडी में वो चेंजेस आ गए और वो धीरे धीरे उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने लगी। और बहुत बार ऐसा होता है कि एक स्पीशीज़ से बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है। अलग अलग मतलब एक स्पीशीज़ है
उसके जो भी यंग वंस हैं, सपोज़ 3 यंग वंस है, 4 यंग वंस है, तो चारों में कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे जो एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में उन्हें हेल्प करेंगे. द फर्स्ट साइंटिस्ट टू गिव अस अ सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन वॉज चार्ल्स डार्विन. सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत ही प्रॉपरली सिस्टमैटिकली समझाया था कि इवोल्यूशन कैसे होता है, कैसे धीरे 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 एक बॉडी में चेंजेस आते जाते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट्स में चेंजेस आते जाते हैं. तो ये चीज़ सबसे पहले जिन्होंने समझाई थी वो है चार्ल्स डार्विन. स्पीशीज़ विच आर केपेबल ऑफ adapting species which are capable of adapting to environmental changes are able to survive. The ones that cannot do so become extinct in the process of evolution. तो जैसे कि मैंने आपको समझाया कि एनवायरनमेंट के चेंज के हिसाब से जिनकी बॉडी चेंज होती जाती है, जिनमें एडेप्टेशन होते जाता है, वो स्पीशीज़ तो सर्वाइव कर जाते हैं. लेकिन ऐसे स्पीशीज़ जो इस इवोल्यूशन के प्रोसेस में अपनी बॉडी में चेंजेस नहीं ला पाते, वो स्पीशीज़ धीरे धीरे मरते जाते हैं और एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाते हैं. इन एंशिएंट टाइम्स देयर वर मैनी स्पीशीज़ ऑफ अ टाइप of animals called dinosaur. Dinos in Greek means terrible and saurus means lizard or reptile. Dinosaur means terrible lizard. तो हम एंशंट टाइम देखें तो हमने बहुत सुना था डायनासोर्स रहते थे, डायनासोर्स ऐसे होते थे. जुरासिक पार्क आपने जुरासिक वर्ल्ड आपने मूवी देखी हो, जुरासिक पार्क मूवी देखी हो, तो आपने उसमें बड़े बड़े डायनासोर्स देखे होंगे. तो ऐसा माना जाता है कि ये एंशिएंट टाइम की स्पीशीज़ है एंड इनकी बॉडी में इवोल्यूशन नहीं हो पाया, इसी कारण से कहीं ना कहीं ये एक समय के बाद कम्प्लीटली ख़त्म हो गए. अब जो डायनासोर वर्ड आया है ये एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है जिसमें डायनोस का मतलब होता है टेरिबल और सॉरस का मतलब होता है लेजार्ड. मतलब डायनासोरस का मतलब होता है टेरिबल लेजार्ड. आप यहाँ वेरियस स्पीशीज़ देख सकते हो ऑफ डायनासोरस. अब आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि हम तो डायनासोरस के टाइम नहीं थे, या कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि ह्यूमंस तो उस समय थे ही नहीं जिस समय डायनासोर्स हुआ करते थे. तो हम कैसे जानते हैं कि वो कैसे दिखते थे, कैसे थे, एवरीथिंग. तो एक्चुअली जब बहुत ज़्यादा जगहों जगहों पे खुदाई की गई और क्या लैंड के अंदर, सॉइल के अंदर जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं उनकी बॉडी के रिमेन्स मिले, हड्डियाँ मिली या दूसरी कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो बहुत सालों तक, मिलियन ट्रिलियन ईयर्स तक चलती हैं. तो ऐसी चीज़ें मिली. तो ऐसी चीज़ों को देखकर साइंटिस्ट को समझ आया कि अच्छा ऐसी भी कोई स्पीशीज़ पहले ज़माने में थी और एग्जिस्ट करती थी जो आज के समय एक्सटिंक्ट हो चुकी है. Some of these dinosaurs were enormous in size. It appears that these species of enormous dinosaurs suddenly became extinct. Some sudden natural disaster or environmental change is believed to be responsible for their extinction. कुछ डायनासोर्स को माना जाता है बहुत ही बड़े साइज़ के हुआ करते थे वो, और ऐसा माना जाता है या ऐसा अपीयर हुआ है एविडेंस के हिसाब से कि ये जो इनॉर्मस डायनासोर्स थे ये सडनली ख़त्म होते गए, एक टाइम के बाद कम्प्लीटली ख़त्म हो गए. और इसके पीछे जो रीज़न है, या तो कोई नेचुरल डिज़ास्टर हुआ होगा, अर्थक्वेक आया होगा, वॉल्केनो आया होगा, सुनामी आई होगी, या फिर एनवायरनमेंट में चेंज आया होगा जिस हिसाब से इनकी बॉडी में चेंज नहीं आ पाया और ये एक्सटेंट हो गए, ख़त्म हो गए. Fossils of dinosaurs with wings have been discovered. It is believed that some species of two-legged and winged dinosaurs evolved into birds. कुछ ऐसे फॉसिल्स भी मिले हैं डायनासोर्स के, रिमेन्स मिले हैं डायनासोर्स के जिसमें उनकी बॉडी में पंख लगे हुए थे. तो ये माना जाता है कि उस समय ऐसे भी डायनासोर्स हुआ करते होंगे जिनके 2 पैर थे और जिनके पंख थे, और शायद धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ और वो छोटे साइज़ के होते गए और आज वो बर्ड्स बन चुके हैं. इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ जो रिमेन्स हैं उन्हें देखकर अज्यूम किया गया है कि ऐसा हो सकता है. आप ये स्केलेटन देख सकते हैं ऑफ अ डायनासोर,
और अ रिकंस्ट्रक्शन पिक्चर ऑफ अ डायनासोर विथ विंग। शायद इस तरीके से विंग के साथ डायनासोर शायद हुआ करते होंगे। ये पिक्चर आपको जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए बना के दी गई है। नाउ कमिंग टू द स्टेजेस ऑफ evolution ऑफ एनिमल्स। We have learned in the previous lesson that life on earth began with unicellular organisms known as protozoa। इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि हमारे अर्थ में सबसे पहला जो लिविंग थिंग आई थी वो प्रोटोजोआ था, जिसके पास एक ही सेल था और वो एक वाटर बॉडी थी। दीज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म गेव राइज टू मल्टीसेलुलर लिविंग थिंग्स। द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व ग्रेजुअली एंड वेरियस क्लासेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स केम इनटू बीइंग। अब ऐसा माना जाता है कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके एक सेल थे, जैसे प्रोटोजोआ सपोज, तो इनके कारण ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए, इनके कारण ही वो बने। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया, चेंजेस आते गए और फिर बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स का फॉर्मेशन हुआ या वो आने लगे, राइज होने लगे। तो फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके से अलग अलग एनिमल्स का इवोल्यूशन हुआ। सो फर्स्टली कमिंग टू इनवर्टिब्रेट्स, एनिमल्स विदाउट अ बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स, फॉर एग्जाम्पल अ स्नेल। ऐसे एनिमल्स जिनका बैकबोन नहीं होता, हमारा होता है, तो जिनका नहीं होता बैकबोन उन्हें इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है, जैसे एग्जाम्पल दिया है स्नेल। नाउ कमिंग टू वर्टिब्रेट्स, एनिमल विच हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। लुक एट द वन गिवन बिलो। एक्वेटिक एनिमल फिश। ऐसे एनिमल्स जिनका बैकबोन होता है उन्हें वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। और आपको जैसे एग्जाम्पल में एक्वेटिक एनिमल दिया हुआ है फिश, हम अपना भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ह्यूमंस, हमारे पास भी बैकबोन होता है। नाउ कमिंग टू amphibians, animals which live in water and also on land, for example a frog। अब amphibians उन एनिमल्स को कहा जाता है जो पानी में भी रहते हैं और जो लैंड में भी रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है फ्रॉग, ये पानी में भी रहता है और ये लैंड में भी रहता है। नाउ कमिंग टू रेप्टाइल, एनिमल्स विच क्रॉल, फॉर एग्जाम्पल अ स्नेक। रेप्टाइल उन एनिमल्स को कहा जाता है जो क्रॉलिंग करते हैं, मतलब क्रॉल करते हुए बेबी को आपने देखा होगा किस तरीके से वो ऐसे घिस घिस के चलता है ज़मीन पे। तो जो एनिमल्स क्रॉल करते हैं उन्हें रेप्टाइल कहा जाता है। एग्जाम्पल दिया है जैसे स्नेक। बट यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बट ऐसा नहीं होता कि सिर्फ क्रॉल करने वाले एनिमल्स ही रेप्टाइल होते हैं, नहीं, ये आप दिमाग में मत लाना। नाउ कमिंग टू मैमल्स, मैमल्स का डेफिनेशन नहीं दिया है, पर मैमल्स की जो मेन स्पेशलिटी होती है जिससे उन्हें मैमल कहा जाता है वो ये होता है कि वो डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देते हैं। मतलब ऐसा कोई भी एनिमल जो सीधा से यंग वन को बर्थ दे, मतलब जो अंडा नहीं करता, उन्हें मैमल कहा जाता है। एग्जाम्पल में काऊ दिया हुआ है, हम ह्यूमंस भी मैमल्स ही होते हैं। Now coming to mammals, mammals are the most evolved animals among vertebrates. The following are the characteristics of most of the mammals. Mammals क्या होते हैं? Mammals सबसे ज़्यादा इवॉल्व, जिसमें सबसे ज़्यादा फीचर्स है, सबसे ज़्यादा चेंजेस आए हैं, ऐसे वर्टिब्रेट्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स इसलिए क्योंकि मैमल्स में बैकबोन होता है। नीचे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं ऑफ मैमल्स, चलिए देखते हैं। ग्रोथ ऑफ द बेबी इन द मदर्स वोम फॉर सम टाइम बिफोर द बर्थ। किसी भी बच्चे के पैदा होने से पहले वो बच्चा माँ की पेट में रहता है, वहाँ पे ग्रो करता है, फिर वो पैदा होता है। तो ये हर मैमल की स्पेशलिटी होती है। द बेबी इज़ फेड ऑन द मदर्स मिल्क फॉर सम टाइम आफ्टर बर्थ। और सेकंड स्पेशलिटी ये होती है कि जब भी बच्चा पैदा हो जाता है तो वो माँ का दूध पीता है, हमेशा नहीं, थोड़े टाइम तक, लाइक फॉर 6 months और अ ईयर। द प्लेटिपस एंड सम स्पीशीज ऑफ एंटीएटर आर एक्सेप्शन टू दिस। पर कुछ ऐसे स्पीशीज मैमल में भी होते हैं जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते, जैसे प्लेटिपस हो गया, एंटीएटर हो गया। दे आर कंसिडर्ड मैमल्स बिकॉज इवन दो दे ले एग्स, दे suckle their young ones।
इन्हें मैमल्स इसलिए कहा जाता है कि ये एग तो देते हैं पर ये अपने यंग वंस को सकल भी करते हैं। आप ये एंटीएटर की भी यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं और ये आप प्लेटिपस की भी पिक्चर देख सकते हैं। प्लेटिपस वैसे आपको शायद पता हो क्योंकि प्लेटिपस पे एक कार्टून आया करता था जो बहुत ही फेमस था, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि प्लेटिपस कैसा होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज एप्स। Apes are somewhat like humans in appearance. They mostly lived on trees. Those species of apes which continued to live on trees retained their original ape-like form. However, in grassland, some ape species were formed to move around on the ground. अब ये जो एप्स की बात हो रही है, ये ह्यूमंस के जैसे ही दिखते थे, ये पेड़ों में रहा करते थे और कुछ ऐसे एप्स थे जो पेड़ों में रहा करते थे जो हमेशा अपने उसी फॉर्म में रह गए, जिनमें कुछ इवोल्यूशन खास हो नहीं पाया। लेकिन कुछ ऐसे एप्स भी हैं जिनमें इवोल्यूशन हुआ और वो ग्रास लैंड में मतलब ज़मीन में रहने लगे, ज़मीन में चलने लगे, घूमने लगे। दीज स्पीशीज़ इवॉल्व ग्रेजुअली एंड इन टाइम गेव राइज टू द ह्यूमन स्पीशीज़। अब ये जो एप्स हैं यही आगे जाकर ह्यूमन बने। मतलब पहले ये एप्स थे। एप्स कैसे थे? एप्स का मंकी जैसा कुछ स्ट्रक्चर था, मंकी जैसा अपीयरेंस था कि उनकी टेल हुआ करती थी, फेस भी मंकी जैसा था, हेयरी थे बहुत, इस टाइप के वो दिखते थे। पर धीरे धीरे उनमें चेंजेस आते गए और वो ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में आगे चेंज हो गए। This happened first on the African continent. The first human species is called the primitive men. प्रिमिटिव मीन्स द फर्स्ट। सबसे पहले ये जो एप्स में चेंजेस आए थे और वो ह्यूमन बने थे, ये अफ्रीकन कंटिनेंट पे हुआ था और वहाँ पे ये फर्स्ट ह्यूमन स्पीशीज़ को प्रिमिटिव मैन कहा जाता है। प्रिमिटिव मतलब होता है फर्स्ट, पहला। इन द नेक्स्ट लेसन वी शैल लर्न अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन स्पीशीज़। नेक्स्ट लेसन में हम बहुत ही डेप्थ में ह्यूमन स्पीशीज़ के इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम ह्यूमंस में धीरे धीरे चेंजेस आए और हम जो आज हैं वो बन पाए। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।